गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज फिर एक बार हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज की मोटिवेशन लाइन है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। अरे यही समय है मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। अरे यही समय है मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्त, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्त, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। इसका मतलब ये दोस्तों, आंखों में नींद, जिनके सपने बड़े होते हैं उनकी नींद छोटी होती है दोस्तों। और जिनके सपने बड़े हो, जिनको नींद में सपने आते हैं उनके उनके कबाब छोटे होते हैं दोस्त। सपने जिस प्रकार के आप देखते हो उस प्रकार को आपको कार्य करना अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। कोई भी बड़ा काम करने के लिए, कोई बड़ा ख्वाब पूरा करने के लिए इंसान को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे दौर से गुजरना होता है। उसके बाद में कोई सफलता मिलती है या कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, आंखों की नींद को त्याग करके और सोना नहीं है। हारता वही है दुनिया में जो कभी लड़ा नहीं है दोस्तों। आज में एक बार फिर राजस्थान के जो पटारी बाग है दक्षिण पूर्व का, उस भौतिक प्रदेश को लेकर आपके समक्ष आया हूं दोस्तों। अगर अच्छा लगे, स्पेशल रीट वाले के लिए ये परिचय राजस्थान का भूगोल स्टार्ट किया गया है। क्योंकि दोस्तों, राजस्थान का परिचय यानी कि भूगोल आपके सिलेबस में 30 नंबर का एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। अगर आपको इनसे थोड़ा भी फायदा मिले तो अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, और इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। आज की वीडियो की स्टार्ट करता हूं दोस्तों, हाड़ौती का पठार। और हाड़ौती का पठार आपको विदित होगा दोस्तों, दक्षिण पूर्वी पठारी बाग को कहा जाता है। और दक्षिण पूर्वी जो पठारी बाग है वह, इसका निर्माण बेसाल्ट लावा से हुआ है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि कभी ज्वालामुखी उद्गार हुए थे और उन ज्वालामुखी उद्गार के कारण हमारा जो दक्षिण पूर्व पठार है, जो दक्कन ट्रेप है साउथ इंडिया का प्रायद्वीपीय पठार का, उसका निर्माण हुआ था दोस्तों। और आपको विदित होगा कि जो लावा पृथ्वी के अंदर होता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है दोस्तों। जब वो पृथ्वी की 3 परतें होती है, सियाल, सीमा और निपे, मेंटल, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जब वह मेंटल के ऊपरी भाग में होता है दोस्तों, उस वक्त इसको मैग्मा कहा जाता है। और जब एक नालिका के माध्यम से धरती पर आता है उसको कहा जाता है वोल्केनो या ज्वालामुखी दोस्तों। और उस ज्वालामुखी के परिणाम स्वरूप ही हमारा जो हाड़ौती का पठार है इसका निर्माण हुआ है दोस्तों। ये दक्कन ट्रेप का हिस्सा है दोस्तों। आधा दक्कन ट्रेप का है और आधा है दोस्तों विंध्यन कगार का। विंध्यन कगार को दोस्तों, इस दक्षिण पूर्वी पठारी बाग को मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार का अप्रत्यक्ष रूप से उसका हिस्सा माना जाता है दोस्तों। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मिट्टी मिलेगी आपको, लावा की मिट्टी हमेशा ब्लैक होती है दोस्तों, काली सोइल होती है। और इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी लिखा है दोस्तों। मैंने आपको यहाँ पर रेगुर मिट्टी, कभी आपको पूछ ले कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी महत्वपूर्ण है तो काली नहीं दे करके अगर आपको रेगुर देते हैं तो रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को ही कहा जाता है दोस्तों। इसकी जो जल धारण क्षमता है वह उच्च होती है, जल ग्रहण क्षमता उच्च होती है। और इसकी जो जल ग्रहण क्षमता उच्च होती है, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, जब बारिश के मौसम होता है तब यहाँ की जो मिट्टी होती है ये हमेशा जुती हुई दिखाई देती है हमें। जबकि अगर आप जलोढ़ मिट्टी में निवास करते हो तो जलोढ़ मिट्टी को अगर आप रोज भी जुताई करते हो तो भी जलोढ़ मिट्टी जुती हुई नहीं दिखाई देती है। और जो रेगुर या काली मिट्टी होती है, जो कपास के उत्पादन के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, यह मिट्टी हमेशा हमें जुती हुई दिखाई देती है दोस्तों। इसके बाद की बात करूं तो ये बाग है दोस्तों गोंडवाना लैंड का। हमने पढ़ा था वेगनर के सिद्धांत में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, उस गोंडवाना लैंड का हिस्सा है दोस्तों हाड़ौती का पठार। और हाड़ौती का पठार उसका हिस्सा है, अरावली भी उसी का हिस्सा मानी जाती है दोस्तों। इसके अलावा इसका निर्माण क्यों हुआ दोस्तों? इसका निर्माण काल हुआ था अक्रियन युग में दोस्तों। अक्रियन युग का मतलब है दोस्तों वह युग जब ज्वालामुखी उद्गार सर्वाधिक हुए थे दोस्तों। अक्रियन युग में ज्वालामुखी उद्गार, हम भूगोलिक इतिहास कभी जीवन में पढ़ेंगे दोस्तों हमारे इस चैनल पर, तब भूगोलिक इतिहास में बताएंगे कि अक्रियन युग ऐसा युग था जिसमें दुनिया में सर्वाधिक ज्वालामुखी उद्गार हुए थे। और उन ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप दुनिया के बड़े बड़े पठारों का निर्माण हुआ है दोस्तों, जैसे कि भारत का दक्कन ट्रेप, और उसी दक्कन ट्रेप का हिस्सा माना जाता है हाड़ौती का पठार दोस्तों। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, ये विंध्यन और अरावली के मध्य स्थित है दोस्तों, इंपोर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान का जो पठारी बाग है दक्षिण पूर्व का पठार, ये विंध्यन पर्वत और अरावली पर्वत के मध्य स्थित दोस्तों। अरावली का विस्तार आपको पता ही होगा, गुजरात के
पालनपुर से लेकर के और दिल्ली के रायलसीना पर्वत के बीच में लगभग 692 किलोमीटर में आज एक अवशिष्ट रूप में उपस्थित अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। और अगर आप बात करें विंध्य कगार की, तो विंध्य कगार आपको दोस्तों मध्य प्रदेश में मिलेगा। और विंध्य कगार का दूसरा, अगर मैं इसको एक बात और बताऊं तो विंध्य का जो कगार है यह आपको मिलेगा दोस्तों सासाराम बिहार से लेकर के बेगू चित्तौड़गढ़ के बीच में फैला हुआ है दोस्तों। उसे विंध्यन कगार का हिस्सा माना जाता है इसको। इसके अलावा इसका स्थानीय नाम भी है दोस्तों हाड़ौती के पठार का, आपको पूछा जा सकता है। पातर और उपरमाल का पठार भी कहते हैं दोस्तों इसको स्थानीय भाषा में। उपरमाल का पठार बेसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य फैला हुआ है दोस्तों। बेसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य फैला हुआ है दोस्तों, जहां पर किसान आंदोलन हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन उपरमाल के पठार पे हुआ था दोस्तों। राजस्थान का प्रथम संगठित और लंबे टाइम तक चलने वाला किसान आंदोलन था दोस्तों। इसके अलावा बात करूं दोस्तों कि हाड़ौती का जो पठार है ये दक्कन लावा और विंध्य कगार दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों। इसके दो हिस्से किए जा सकते हैं अध्ययन की दृष्टि से, एक तो है दक्कन लावा और दूसरा है विंध्य कगार दोस्तों। जो दक्कन लावा है यहाँ पर एक एक महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, GBF ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट दोस्तों। और ये मालवा, ये जो ग्रैंड बाउंड्री फॉल्ट है ये 3 जिलों में फैला हुआ है दोस्तों। एक है चित्तौड़गढ़, एक है बूंदी और एक है माधोपुर। चित्तौड़गढ़, बूंदी और माधोपुर में फैला हुआ है दोस्तों ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का मतलब होता है दोस्तों इस प्रकार की एक संरचना होती है जो दो पठारों को आपस में जोड़ती है, उसको कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या तो दो पठारों को जोड़े या दो पर्वतमालाओं को जोड़े, उसे कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। दोस्तों हम कभी भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो वहां पर 3 बाउंड्रियां पढ़ेंगे, एक मेन सचर जोन, एक इंडो सचर जोन पढ़ेंगे, एक मेन बाउंड्री फॉल्ट पढ़ेंगे और एक मेन सेंट्रल ट्रस्ट पढ़ेंगे दोस्तों। क्योंकि ट्रांस हिमालय और लघु वृहद हिमालय को जोड़ता है वो मेन इंडो सचर जोन कहलाता है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम मध्य वृहद हिमालय और लघु हिमालय को जोड़ने की बात करें तो वहां पर मेन सेंट्रल ट्रस्ट है दोस्तों। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को जोड़ने वाली चीज है दोस्तों मेन बाउंड्री फॉल्ट। वही मेन बाउंड्री फॉल्ट हमारे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट हमारे चित्तौड़गढ़ में बेगू में और माधोपुर में फैली, बूंदी और माधोपुर में फैली हुई दोस्तों। चित्तौड़गढ़, बूंदी, माधोपुर में इस आकार में फैली हुई है दोस्तों ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। उसके बाद की बात करूं तो जो दक्कन का पठार है इसके कुछ उपनाम भी है दोस्तों, मालवा का पठार और ऊपर माला का पठार। मालवा का पठार आपको विदित होगा दोस्तों, जो प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा के प्रतापगढ़ और झोलावाड़ का जो बाउंड्री पर फैला हुआ है उसको मालवा प्रदेश भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा उसको मालवा का पठार वहां पर स्थित है दोस्तों। ऊपरवाल के पठार की बात मैंने पहले कर ही ली दोस्तों। चित्तौड़गढ़ के बेसरोडगढ़ से भीलवाड़ा की बिजोलिया के मध्य फैला हुआ है दोस्तों। हाड़ौती का, इसको हाड़ौती पठार भी कहते हैं। हाड़ौती डांग और करौली में फैला हुआ है दोस्तों हाड़ौती का ये जो विंध्य कगार है ये है। इसके अलावा इसका नवीन अपर्दन, यहाँ पर नदी अपर्दन सर्वाधिक हुआ है दोस्तों। जो ये वाला पठार है विंध्य कगार, यहाँ पर नदी अपर्दन सर्वाधिक होता है क्योंकि जैसे चंबल नदी है वो अपने उत्खात स्थल करते हैं, यही प्राकार बनाती है दोस्तों। कोटा, बूंदी, बारा और इसके अलावा आगे की बात करूं कोटा, बूंदी, बारा और उसके बाद में करौली और धौलपुर में ये अपनी उत्खात स्थलाकृतियां बनाती है और सर्वाधिक नदी अपर्दन इसी में होता है दोस्तों, विंध्य कगार में ही होता है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो विंध्य जो कगार है ये सासाराम बिहार से, सासाराम शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है दोस्तों बिहार में, और ये बेगू चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है दोस्तों। और इसी का ये हमारे राजस्थान का भी पठारी बाग इसी विंध्य कगार में आता है दोस्तों। और एक चूना बालू का इसमें सर्वाधिक मिलते हैं दोस्तों। चूना बालू का इसम का मतलब होता है दोस्तों सैंड स्टोन, रेड स्टोन, कोटा स्टोन, ये होते हैं चूना बालू का इसकम दोस्तों। इसके अलावा जो हाड़ौती पठार दक्कन ट्रेप है, यहाँ पे आपको कुछ विशेष स्टोन या पत्थर मिलेंगे, चट्टानी पत्थर जो कि मकान बनाने में काम आते हैं दोस्तों। लाइम स्टोन बोलोगे, रेड स्टोन बोलोगे, कोटा स्टोन बोल सकते हो, हीरा भी मिलता है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद में ज्वालामुखी लावा से बना है दक्कन ट्रेप, जबकि नदी अपर्दन सर्वाधिक होता है विंध्य कगार में दोस्तों, विंध्य कगार में होता है दोस्तों सर्वाधिक। उसके बाद की बात करूं दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट स्थानीय पहाड़ियां दोस्तों, जैसे कि अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी में है दोस्तों।
ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में हाड़ौती के पठार के अंतर्गत अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहाँ मिलती है दोस्तों? ये बूंदी में मिलती है दोस्तों, ये बूंदी में मिलती है। बूंदी एक ऐसा जिला है जो लैंडलॉक जिला है दोस्तों, किसी भी राज्य से इसकी सीमा टच नहीं होती। इसके अलावा मुकुंदरा की पहाड़ियां दोस्तों, मुकुंदरा की पहाड़ी दोस्तों कोटा में है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, ये कोटा और झालावाड़ में फैला हुआ है और मुकुंदरा की पहाड़ी कोटा में है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा चंदवाड़ी की पहाड़ी एक पहाड़ी है दोस्तों, बूंदी या कोटा में है चंदवाड़ी की पहाड़ी। ये जो चंदवाड़ी की पहाड़ी है ये हाड़ौती की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ये हाड़ौती की सबसे ऊंची चोटी है चंदवाड़ी की पहाड़ी दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो जो हमारी कृषि की दृष्टि से देखें किस प्रकार की खेती हाड़ौती के पठार पर सर्वाधिक होती है, तो दोस्तों ये गन्ना और सोयाबीन की सर्वाधिक खेती होती है दोस्तों। गन्ना और सोयाबीन की खेती में को सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो चंबल नदी यहाँ पर जब हाड़ौती के पठार से बहती है तो यहाँ पर कोई पानी की कमी नहीं होने के कारण और यहाँ पर काली मिट्टी सर्वाधिक होने के कारण यहाँ पर गन्ना और सोयाबीन की खेती की जाती है दोस्तों। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन मिलता है दोस्तों। इसके अलावा गन्ना की बात करूं तो गन्ना शुगर केन होता है दोस्तों, और शुगर केन से जो आप चीनी डालकर जो चाय पीते हो वो चीनी आती है, गन्ना से ही बनती है वो दोस्तों, और इसका उत्पादन कोटा बारा में ही होता है। उसके बाद की बात करूं तो वनस्पति दोस्तों, अगर जहां पर हमेशा ही पानी रहेगा, नदी बहती रहेगी, तो ये जो हाड़ौती का पठार है दोस्तों, यहाँ पर एक नदी हमेशा बहती है और वह आपकी चंबल नदी। चंबल एकमात्र नदी है दोस्तों राजस्थान की जो कि सदा बहती रहती है, इसलिए यहाँ पर जो वनस्पति मिलेगी आपको दोस्तों सदाहरित। सदाहरित का मतलब होता है कभी भी अपने पत्ते नहीं जड़ाती है और हमेशा हरियाली छाई रहती है दोस्तों। यहाँ पर ये देखो, आप कभी भी बारा कोटा में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा हाड़ौती का जो पठार है उस पर सदाहरित वनस्पति मिलती है दोस्तों। सागवान के लिए विश्व स्तर पर देखा जाए तो म्यांमार देश प्रसिद्ध है दोस्तों, और सागवान कोटा बूंदी में फैले हुए दोस्तों। सागवान के पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो कि हमेशा सदाहरित रहते हैं, जो सदावाही पौधे कहलाते हैं दोस्तों। ये कोटा और बूंदी में मिलते हैं। उसके बाद की बात करूं सिंचाई सुविधा, तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों कुओं और नलकूपों द्वारा की जाती है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में होती है, नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भरतपुर में होती है, तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों कोटा में होती है, और नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों गंगानगर में होती है। तालाब से सिंचाई वहां होती है दोस्तों जो पठारी क्षेत्र है, जहां पर जल स्तर अच्छा है। आज भी भारत के साउथ इंडिया में अगर आप जाके देखोगे तो सर्वाधिक तालाब या कुएं मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि उनका जो निचला जल स्तर होता है वह कभी गिरता नहीं है। तालाब सर्वाधिक आपको साउथ इंडिया में मिलेंगे, क्योंकि वहां पठारी एरिया होने के कारण वहां के जो तालाब वो सूखते नहीं है। नीचे जो जमीन होती है उसमें ज्यादा मिट्टी और कोमल चट्टाने नहीं होती है, इसलिए वो पानी अंदर नहीं जा पाता है। जो पानी बारिश का बरता है वो तालाब में हमेशा अवेलेबल रहता है, इसलिए कोटा बूंदी जो पठारी क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक तालाब मिलते हैं दोस्तों। तालाब और नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है कोटा बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में। इसके अलावा अगर जलवायु की बात करूं दोस्तों, जलवायु जैसे विदित होगा दोस्तों, मौसम यानी एटमोस्फियर की दो चीजें होती है एटमोस्फियर में, एक होता है मौसम और एक होता है जलवायु दोस्तों। मौसम वह होता है जो शॉर्ट टर्म एटमोस्फियर कंडीशन होती है, मतलब छोटी अवधि के लिए जो वायुमंडल की जो कंडीशन होती है उसको कहा जाता है मौसम। शॉर्ट टर्म कंडीशन टू एटमोस्फियर की कंडीशन जो छोटी अवधि के लिए होती है उसको कहा जाता है मौसम। और एक 30 साल से अधिक अवधि 30 ईयर से अधिक या फिर एक लॉन्ग टर्म कंडीशन इन टू एटमोस्फियर दोस्तों, लंबी अवधि जो वायुमंडल की होती है उसको जलवायु कहा जाता है। और दोस्तों जो हाड़ौती पठार की जलवायु है वह अति आर्द्र है दोस्तों। राजस्थान की अगर सभी भूभागों की एक साथ बात करूं तो जो थार का रेगिस्तान है पश्चिम मरुस्थल है, वहां पर शुष्क जलवायु मिलती है दोस्तों। फिर बात करूं पूर्वी मैदान की, तो पूर्वी मैदान में दोस्तों आपको आर्द्र जलवायु मिलेगी और फिर अति आर्द्र जलवायु मिलेगी। उसके बाद बात करूं दोस्तों हाड़ौती के पठार की, तो हाड़ौती के पठार पर आपको आर्द्र और उपाद्र दोनों जलवायु मिलेगी दोस्तों। आर्द्र वो होती है जहां पर बारिश खूब होती है, और अति आर्द्र का मतलब होता है जहां पर अत्यधिक बारिश होती है दोस्तों। झालावाड़ और कोटा इन जिलों में सर्वाधिक बरसात होती है दोस्तों। देश अपने राज्य में झालावाड़ में सर्वाधिक बारिश होती है दोस्तों राजस्थान में, और झालावाड़ में जो बारिश होती है इस कारण इस क्षेत्र को सदा हरित वनस्पति मिलती है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं अति आर्द्र, यानी बहुत अति आर्द्र का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर जो वर्षा होती है 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है, क्योंकि दोस्तों जब मानसून कश्मीर के टकरा कर वापस आता है, हिमालय से टकरा कर वापस आता है, उस वक्त सबसे पहले एंट्री उसकी बांसवाड़ा में ही होती है दोस्तों। और बांसवाड़ा में एंट्री होने के बाद झालावाड़ कोटा और बारा में हमेशा
अत्यधिक बारिश होती है दोस्तों। कोटा संभाग राजस्थान का ऐसा संभाग है जिसमें राजस्थान के सभी संभागों में सर्वाधिक बारिश होती है दोस्तों। कोटा संभाग ऐसा संभाग है जहां पर सर्वाधिक नदियां बहती है दोस्तों। कोटा संभाग ऐसा संभाग है जहां पर तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है, नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है दोस्तों। और कोटा संभाग राजस्थान का सबसे अच्छा विकसित संभाग है दोस्तों। जयपुर संभाग का माना जाता है कि जयपुर संभाग का जनघनत्व सर्वाधिक है। जयपुर की जितनी साक्षरता है उतनी कोटा संभाग की नहीं है, क्योंकि कोटा में एक कोटा ही जिला ऐसा है जो साक्षर जिला है। बाकी 12 वगैरह जहां पर अधिक आपको 12 जिले में शहरी जनजाति मिलेगी, किशनगंज और शाहबाद तहसीलों में दोस्तों। और इस प्रकार 12 जिला और बूंदी जिला इतना विकसित नहीं है, लेकिन कोटा साक्षर जिला है दोस्तों। इसके बाद में बात करूं यहाँ की मिट्टी की, तो यहाँ पर मिट्टी मुख्यतः है रेगुर मिट्टी मिलेगी दोस्तों। लेकिन आपको यहाँ पर वर्टिसोल, जो कि साइंटिफिक नाम होता है मिट्टी का, वर्टिसोल मिलेगी दोस्तों। आपको पिछले वाले में हमने पढ़ा था मैदान में एंटीसोल मिली थी, यहाँ पर वर्टिसोल मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा 100 से 1.5 सेंटीमीटर बारिश होगी दोस्तों। इसके अलावा अगर मैप की बात करूं दोस्तों, तो किस किस जिले में पूर्व का मैदान फैला हुआ है, तो अगर अपन नीचे से बात करें, झालावाड़ आएगा दोस्तों, झालावाड़ के अलावा कोटा आएगा दोस्तों, कोटा के अलावा बूंदी आएगा दोस्तों, बूंदी के अलावा प्रतापगढ़ भी आएगा दोस्तों, प्रतापगढ़ के अलावा चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है दोस्तों। इसके अलावा थोड़ा बहुत करौली में भी फैला हुआ है दोस्तों। करौली की बात करूं तो साउथ सवाई माधोपुर में फैला हुआ है दोस्तों। और इसके अलावा धौलपुर में भी थोड़ा बहुत फैला हुआ है दोस्तों। इस प्रकार हाड़ौती का पठार राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में फैला हुआ है दोस्तों। हाड़ौती के पठार के कुछ उपभाग भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि बेसोड़गढ़ का पठार जो कि चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। इसके अलावा बात करूं तो ऊपरमाल का पठार बेसोड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य फैला हुआ है दोस्तों, बिजोलिया और बेसोड़गढ़ के मध्य। और इसके अलावा एक तीसरी बात है दोस्तों, यहाँ पर बिजोलिया का पठार स्थानीय नाम है, स्थानीय जगह पर इसको स्थानीय नामों से जाना जाता है दोस्तों। शाहबाद और डंग गंगाधर क्षेत्र 12 में है दोस्तों। शाहबाद तहसील का नाम सुना होगा। गंगाधर जो क्षेत्र है स्थानीय भाषा में ये 12 में है दोस्तों, 12 में है। इसके अलावा अगर बात करूं तो चित्तौड़ में एक चूड़िया जलप्रपात बना हुआ है। और राउत भाटा भी जो राजस्थान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों। परमाणु ऊर्जा संयंत्र राउत भाटा में है दोस्तों। भारत में 6-7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिनमें राजस्थान का भी शुमार किया जाता है। और राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों चित्तौड़गढ़ की राउत भाटा में है। इस प्रकार दोस्तों हमने आज पूर्वी मैदान के बारे में अच्छा दिन किया है दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर करना दोस्तों। और जिस प्रकृति ने हमें बनाया उसका संरक्षण करना। जय हिंद, जय भारत।